एमपी में सामंतवादी पॉलिटिक्स। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। प्रत्याशियों की वरीयता को लेकर कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप। 19 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को बता रहे सामंतवादी। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को बनाया प्रथम वरीयता का प्रत्याशी। बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं प्रथम वरीयता के प्रत्याशी। कांग्रेस में फूल सिंह बरैया दूसरी वरीयता पर, बीजेपी में सुमेर सिंह सोलंकी को दूसरी वरीयता। एमपी राज्यसभा चुनाव में अब सामंतवाद पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के अनुसूचित जाति के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को पहली वरीयता न दिए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस को सामंतवादी पार्टी बताने की कोशिश की है। राज्यसभा में प्राथमिकता फूल सिंह बरैया जी को नहीं, महान नेता दिग्विजय सिंह जी को दी जा रही है। इससे समझ में आता है कि कांग्रेस की राजनीति केवल इन वर्गों का शोषण करने की रही है। राजनीतिक तौर पर ये शोषण करते रहे हैं। इनको स्थान और सम्मान इन्होंने कभी नहीं दिया। अब कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। सवाल किया है कि बीजेपी महाराज को टिकट दे रही है, पहली वरीयता भी, जबकि एक आदिवासी प्रत्याशी को बीजेपी ने दूसरी वरीयता पर रखा है। बीजेपी हम पर सवाल उठाने की बजाय यह बताए कि सुमेर सिंह सोलंकी को प्रथम उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया। हम तो भाजपा से सवाल करते हैं कि उनको बताना चाहिए कि राजा महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कौन सी वरीयता में नंबर रखा है और सुमेर सिंह सोलंकी जो आदिवासी समाज से आते हैं उनका कौन सा नंबर रखा है। भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि दोनों की वरीयता क्या है। जब भाजपा दोनों सीटें जीतने की स्थिति में, तो क्या कारण है कि महाराजा को पहले रखा है और एक आदिवासी नेता को बाद में रखा है। क्या सुमेर सिंह सोलंकी को भाजपा पहली वरीयता नहीं दे सकती थी? भाजपा पहले इस बात का जवाब दे, फिर कांग्रेस से सवाल पूछने का उसको हक है। प्रदेश में 19 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही एक एक सीट पर जीत निश्चित है। दूसरी सीट को लेकर बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन दूसरी सीट को लेकर दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर सामंतवादी होने का आरोप लगाया है। ऐसे में ये तो साफ है कि प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर होने वाला रण काफी दिलचस्प रहने वाला है। IND24 के लिए कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ आकाश सैन की रिपोर्ट। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता पाठक। देखिए, मध्य प्रदेश में फोकस ऑफ अटेंशन इन दिनों जो है राज्यसभा चुनाव है, कई दिनों से इनफैक्ट है। यही राज्यसभा चुनाव के कारण ही कहा जाता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाथ का दामन छोड़ा और कमल के पास आ गए। और अब जब चुनाव होने हैं तब उससे पहले जो है सियासत गर्मा गई है। अगर हम देखें तो सबसे पहले बीजेपी ने प्रश्न उठाया कि दिग्विजय सिंह को प्रायोरिटी क्यों दे रही है कांग्रेस, फूल सिंह बरैया को क्यों नहीं दे रही है। तो अब पलटवार करते हुए कांग्रेस भी पूछ रही है कि आप महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं। तो दोनों तरफ ही हम देखें तो सामंतवाद का मुद्दा जो है वो छाया हुआ है। राजनीति में इन दिनों सामंतवाद का मुद्दा है। चलिए, इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे शार्प एट 7 में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी जी। तो चलिए, सबसे पहले मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। क्या मनोज जी क्या कहेंगे जिस तरह से राजनीति में सामंतवाद का आरोप लग रहा है? और सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों ही पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस, दोनों एक दूसरे पे यही आरोप लगा रही है। देखिए, मुद्दा बहुत अलग है और बड़ा मुद्दा है। ये सामंतवाद कोई मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है। यदि सामंतवाद आप मध्ययुगीन काल तक जाएंगे तो सामंतवाद का एक बड़ा निर्णय रहा है और हमने देखा कि सामंतवाद हर जगह दिखा है। धीरे धीरे कर सामंतवाद खत्म हुआ, लेकिन वो राजनीति में तब्दील होता गया। लोग अलग, जो राजा महाराजा थे वो, अब राजस्थान की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की, गुजरात की, अलग राज्यों में आप जब भी जाएंगे तो सब जगह कुछ ना कुछ सामंतवाद दिखाई देगा। जहां तक मध्य प्रदेश का जो वर्तमान मामला है, जिसको लेकर राज्यसभा को लेकर इस समय तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दलित नेता है फूल सिंह बरैया और दिग्विजय सिंह, कौन से नेता हम आप सब जानते हैं, 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे।
उसके बाद कई बार उनको मौका मिला, राज्यसभा के सांसद थे, इस बार फिर पुनः जाने की तैयारी में है। तो इसको भारतीय जनता पार्टी दरअसल मुद्दा बना रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए, जब वरीयता की बात आती है तो फिर सुमेर सिंह जो कि आदिवासी उससे आते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और इसी को मुद्दा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बनाया। दो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सामंतवाद की बात कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं किया करती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं सब जगह नजर आ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो लेकर आए, किससे छिपा है। और 22 लोग आज यदि कांग्रेस से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो निश्चित है कि सामंतवादी सोच के साथ ही आए। सिंधिया खुद बदले हैं, हमने उस दौर को भी देखा, माधवराव सिंधिया को भी देखा और वर्तमान दौर को भी देख रहा। धीरे धीरे कर इन चीजों में बदलाव आया है, लेकिन सामंतवाद कभी खत्म नहीं होगा मुक्ता जी, चाहे सरकार कोई भी रहे। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं प्रदीप लारिया जी, जो बीजेपी से विधायक हैं। आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से सामंतवाद का आरोप लग रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो दलित विरोधी कांग्रेस काम कर रही है। फूल सिंह बरैया जी को इन्होंने राज्यसभा का नामांकन भरवाया। इनकी ये जिम्मेदारी है कि फूल सिंह बरैया जी राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होना चाहिए और इनको प्रथम वरीयता देना चाहिए। देखने में आ रहा है कि हमारे फूल सिंह बरैया जी जो अनुसूचित जाति के नेता हैं, निश्चित तौर पर इसमें दलितों का अपमान है, क्योंकि कांग्रेस की जो संख्या है उस हिसाब से केवल एक ही सदस्य उनका जीत कर जा सकता है। वो भी पहली प्राथमिकता दिग्विजय सिंह जी को दी गई है और मुझे नहीं लगता है कि फूल सिंह बरैया जी और दलित से सभी कांग्रेस के प्राथमिकता में रहेंगे। ये निश्चित तौर पर अनुसूचित जाति का अपमान है और इसकी निश्चित तौर पर जो इन्होंने एक दलित के नाम पर जिस तरह से राजनीति करते हैं, अनेक अवसर देखने को हम सबको मिले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी इन्होंने 1952 और 1954 के लोकसभा के चुनाव में हराया। जगजीवन राम जी को भी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया कि ये अनुसूचित जाति के समाज से आते थे। मैं समझता हूं कांग्रेस केवल दलितों की बात करती है। कांग्रेस कभी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आगे नहीं लाती है। इनके वोट तो लेती है, लेकिन वास्तविकता में यदि देखा जाए तो अनुसूचित जाति की इन्होंने उपेक्षा की है। दूसरी तरफ यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमने देखा है डॉक्टर अंबेडकर जी का चाहे पंचतीर्थ उनको सम्मान देने का काम पंचतीर्थ के रूप में हुआ, दीक्षा भूमि, जन्मभूमि, ये सब डॉक्टर अंबेडकर जी से जुड़े जितने भी स्थान थे, चैत्य भूमि, परिनिर्माण भूमि और दीक्षा भूमि, जन्मभूमि, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो चलिए प्रदीप जी, फिर आप क्या कहेंगे? आप पे भी तो कांग्रेस आरोप लगा रही है, भाजपा पे लगा रही है कि आप लोगों ने भी तो महाराज को आगे रखा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के 2 राज्यसभा के सदस्य निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश से जाएंगे और दोनों ही जाएंगे। हमारे डॉक्टर सुमेर सिंह जी भी जाएंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि दोनों राज्यसभा, ये कांग्रेस इस बात को घोषणा करे, इस बात को तय करे कि उनके भी दोनों सदस्य जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है उनका संख्या बल केवल एक सीट या एक जीतेगा। और उसमें भी मैं समझता हूं कि पहली प्राथमिकता दिग्विजय सिंह को दी है। आप सब जानते हैं दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश को विनाश की ओर ले गए हैं। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में, मैं नहीं कह रहा हूं, आम जनमानस इस बात को कहता है कि मध्य प्रदेश के लिए दिग्विजय सिंह बंटाढार है। आज जो कांग्रेस की सरकार गिरी उसमें भी दिग्विजय सिंह का बड़ा हाथ है। कमलनाथ जी को केवल वो शब्द बाग दिखाते रहे। प्रदीप जी, आपसे लेकिन एक चीज सीधा सवाल पूछूंगी। आप लोग बार बार 2003 का जिक्र करते हैं, दिग्विजय सिंह का जैसे ही नाम आता है मिस्टर बंटाधार। आप लोग भी तो देखिए, आप लोग की 15 साल की सरकार थी और ये 15 महीने ये वाली सरकार थी। आप लोग बार बार जो है 2003 में क्यों लौट जाते हैं जब दिग्विजय सिंह का नाम आता है? देखिए मुक्ता जी, आप 2003 में मध्य प्रदेश आप सब जानते हो उसकी क्या स्थिति थी। दिग्विजय सिंह के समय न सड़क थी, न बिजली था, न पानी था, लेकिन आज मध्य प्रदेश तेजी के साथ विकास किया है और ये 1.25 साल में भी पूरे विकास अवरुद्ध हो गए थे। यदि मध्य प्रदेश में सड़कों का निर्माण हुआ है तो शिवराज सिंह जी की सरकार के समय हुआ है। मध्य प्रदेश में यदि सिंचाई की क्षमता बढ़ी है तो आदरणीय शिवराज सिंह जी के समय बढ़ी है।
बिजली की स्थिति चलिए यदि सुधरी है मुद्दा नहीं ये तो आप चलिए जानते हैं डिब्बी महाराज को ही आप लोगों ने नंबर 1 क्यों रखा है? चलिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं। महाराज को आप लोगों ने नंबर 1 क्यों रखा है? चलिए आप कह रहे हैं कि दोनों सीट जीत रहे हैं, तो महाराज ही नंबर 1 क्यों है आपके यहाँ? मेरा ये कहना है कि इसमें डॉक्टर सुमेर सिंह जी भी जाएंगे राज्यसभा में और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी जाएंगे। ये तय है। भारतीय जनता पार्टी का जो संख्या बल है, ये दोनों सदस्य, इसमें संख्या 1 और 2 का सवाल नहीं है। हमारे दोनों माननीय सदस्य हैं जो सदस्य निर्वाचित होंगे और हमारे संख्या तो की आप बात लोग ने महाराज को नंबर 2 में क्यों नहीं रख लिया अगर दोनों ही जा रहे हैं तो? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि संख्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की पर्याप्त है कि दोनों के दोनों हमारे यहाँ से सदस्य निर्वाचित होंगे, बिल्कुल तय है। बात ये नहीं है नंबर 1 और नंबर 2 पर कौन है। प्रश्न कांग्रेस क्यों आप पूछिएगा। चलिए आप अगर नंबर 2 रख देते महाराज को, सिंधिया को, तो कांग्रेस आज ये आरोप नहीं लगा रही होती ना सामंतवाद का बीजेपी के ऊपर भी। दलितों का अपमान किया है। चलिए मनोज जी से पूछ लेती हूँ ये बात, जैसे ये बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है दलित विरोधी है, अगर ये इतने श्योर हैं कि दोनों सीटें जा रही हैं तो कोई भी हो नंबर 1 कोई भी हो नंबर 2 क्या फर्क पड़ रहा? तो महाराज जी क्यों है नंबर 1? सामंतवाद का आरोप इसलिए तो पलटवार कांग्रेस भी कर रही है। देखिए, प्रदीप लारिया जी विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं और जानते हैं, राजनीति भी जानते हैं और दलित की राजनीति भी जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, बंगारू लक्ष्मण की तरफ चले जाइए, कहां गए वो? आपको याद होगा एक मसला सामने आया था, उसके बाद से बंगारू लक्ष्मण का पता नहीं लगा। आरोप यही लगे कि वो दलित नेता थे। और भारतीय जनता पार्टी को तो हमेशा ये कहा जाता रहा है कि सेठों की पार्टी है, वैसे लोगों की पार्टी है, तो ये हमेशा कहा जाता रहा। लेकिन धीरे धीरे कर भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज को बदला। आप देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिला कि जातिवाद पर चुनाव हुआ करते थे, धीरे धीरे कर उस तरफ गए। लेकिन जब बात आप किसी और पर उंगली उठाएंगे तो फिर आप पर भी सवाल खड़े होंगे और उसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं लारिया साहब। ये जवाब देना पड़ेगा कि दूसरे नंबर पर क्यों नहीं रख दिया उनको। अब रख देते तो फिर यहाँ सामंतवाद हावी हो जाता, फिर सिंधिया जी को बुरा लग जाता और बुरा लगने के कारण सड़क पर बात निकली, उसी कारण तो वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। तो ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं मुक्ता जी, उसका जवाब मुझे लगता होगा नहीं लारिया साहब के पास। हो सके तो दे दीजिए लारिया साहब जवाब। चलिए क्या कहेंगे आप प्रदीप जी? महाराज रूठ ना जाएं इसलिए उनको नंबर 1 पे रख लिया गया। ये तय है कि पहले नंबर और दूसरे नंबर का प्रश्न नहीं है। प्रश्न केवल इतना है कि राज्यसभा में निर्वाचित होने का सवाल है। और हमारे दोनों सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होंगे। ये है। आपके यहाँ तो केवल एक होने वाला है। आप पहली प्राथमिकता फूल सिंह जी को दीजिए ना। प्रदीप जी मैं सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सीधा सवाल है, आप लोग ने क्यों नहीं रखा सिंधिया जी को नंबर 2 पे? सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी हमारे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये बात ना कहें कि बंगारू जी का जहां तक प्रश्न है, आज हम सर्वोच्च पद पर हमारे अनुसूचित जाति के व्यक्ति आज विराजमान है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप राज्यसभा में भेजिए ना। मेरा एक बहुत सिंपल हम लोग सवाल आपसे पूछ रहे हैं प्रदीप जी। एक सिंपल सवाल का आप जवाब दे देना प्रदीप जी सादा बिल्कुल सीधा सवाल है। अगर इतना ही श्योर है, सब कुछ सही है, तो आप लोगों ने नंबर 1 में फिर डॉक्टर सुमेर सिंह को क्यों नहीं रखा? महाराज को रख लेते नंबर 2 जब दोनों ही जा रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव के लिए संख्या का महत्व है। संख्या हमारे पास पर्याप्त है और ये दावा है कि हमारे दोनों राज्यसभा में निर्वाचित होंगे। लेकिन ये कांग्रेस चलिए प्रदीप जी आप फोन लाइन पे बने रहिए। शार्प एट 7 में वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?
ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शार्प एट 7 में हम बात कर रहे थे राजनीति में सामंतवाद की। जिस तरह से राज्यसभा में जो प्रायोरिटी अगर हम देखें तो कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को और बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को रखा है, तो उसके बाद दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर सामंतवाद का आरोप लगा रही है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे प्रदीप जी से। प्रदीप जी, क्या कहेंगे आप? आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं और आप बार बार टाल रहे हैं, संख्या बता रहे हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, प्रश्न ये है कि राज्यसभा में हमारे दोनों जाने वाले हैं जी, डॉक्टर सुमेर सिंह जी भी और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी। ये कांग्रेस से पूछना पड़ेगा, कांग्रेस से जानना पड़ेगा कि वो हमारे अनुसूचित जाति के फूल सिंह बरैया जी को भेजेंगे कि दिग्विजय सिंह जो सामंतवादी उनको भेजेंगे। हमारे इसमें प्रश्न ये नहीं है कि नंबर 1 और नंबर 2 ये तय करें ना कि इनके दोनों जाने वाले हैं, नहीं जाने वाले हैं, तो ये न पड़ेगा। ये अनुसूचित जाति की उपेक्षा करेंगे। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर अशोक जुड़ गए हैं, कांग्रेस से विधायक हैं। आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। क्या कहेंगे आप? हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजनीति में सामंतवाद को लेकर। जो बात हो रही है राज्यसभा के लिए, आप लोगों ने प्रायोरिटी में दिग्विजय सिंह को रखा है और फूल सिंह बरैया को नंबर 2 पे रखा है। क्या कहेंगे आप? ये जो भी है इसमें सर्वसम्मति से जो भी पार्टी जो निर्णय लेगी, हम आप कोई भी अपने अपने तरीके से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसी पे जो सहमति बनती है उसके आधार पे हम लोग सब एक साथ होंगे। ये बात तो सही है, लेकिन पार्टी निर्णय लेती है, लेकिन पार्टी ने दिग्विजय सिंह को ही नंबर 1 पे क्यों रखा? यही तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग जो है दलित विरोधी हैं, सामंतवादी हैं। बीजेपी की बात अगर सब सुनने लग जाएंगे, बीजेपी की सारी चीजें सारी जनता के बीच में दिख रही है ना, इसलिए बीजेपी क्या कहना चाह रही है, क्या कह रही है, अभी चुनाव तो आने दें, तो बीजेपी को उसकी अपनी बखत पता चल जाएगी। जी, चलिए मनोज जी, आप सुन रहे हैं, जिस तरह से सुन रहे हैं कि प्रदीप जी बार बार जो है वो संख्या का जो है संख्या कोट कर रहे हैं, वो ये बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने कितनी बार उनसे सीधा ये प्रश्न पूछ लिया, वो नहीं कह रहे हैं कि क्यों उन्होंने महाराज को नंबर 2 पे नहीं रखा। और डॉक्टर अशोक जी अभी जो कांग्रेस से जुड़े, उन्होंने कहा जो पार्टी ने तय कर लिया वो तय कर लिया। देखिए, दोनों ही नेता मुक्ता जी इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि नंबर 1 पर दिग्विजय सिंह क्यों है, नंबर 1 पर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों है। अब ये जवाब दोनों नेताओं के पास नहीं होगा। वजह यही है कि ये पार्टी तय करती है, लेकिन सवाल भी यही है कि आप एक बार दलित के नाम पर वोट लेते हैं, आप आदिवासियों के नाम पर बात करते हैं, उत्थान की बात करते हैं, तो रख दीजिए, उनको भी बड़ा मन कर लेना चाहिए, लेकिन इसका जवाब नहीं मिलेगा। दरअसल इस समय मध्य प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि फूल सिंह बरैया, और पहले से ये लग भी रहा था कि फूल सिंह बरैया को एक डमी कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया है कांग्रेस ने, और यदि ये सत्ता का परिवर्तन नहीं होता, जिस तरह से चीजें दिखाई दे रही थी, तो फिर हो सकता है स्थितियां कुछ और होती। लेकिन अब ये मानकर चलिए कि बीजेपी ये चाहती कि इसको मुद्दा बना लिया जाए। फूल सिंह बरैया उसी क्षेत्र से आते हैं, उसी चंबल से आते हैं जहां सर्वाधिक सीटें, और पिछली दफा आपने देखा होगा कि किस तरह से सवर्णों का मामला वहां पर सामने आया था, और इस बार सवर्ण का मामला ना बनाकर दलित के मामले को लाना चाहती भारतीय जनता पार्टी, और इसके भरोसे अपनी नैया, अपनी बेड़ा पार लगाना चाहती। लेकिन समझना पड़ेगा दोनों दलों को कि यदि आप राजनीति कर रहे हैं, किसानों के नाम पर आप राजनीति करते हैं, दलित के नाम पर आप करते हैं, आदिवासियों के नाम पर आप राजनीति करते हैं, थोड़ा सा मन बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन ये होगा नहीं, ये सिर्फ कहने की बात है। और इसीलिए दो बड़े नेता, दिग्विजय सिंह भी उसी सामंतवाद की आप बात कर रहे हैं तो उसी राजघराने से आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उसी घराने से आते हैं, तो ये चलता रहेगा, ये राजनीति में रुकने वाला नहीं। इसीलिए दोनों लोग जवाब भी नहीं दे पा रहे। जी, चलिए आपसे पूछती हूँ प्रदीप जी, राजनीति में कथनी और करनी में बहुत अंतर रहता है, क्या कहेंगे आप? नहीं, कथनी और करनी में कांग्रेस का अंतर रहता है। वो बात करते हैं अनुसूचित जाति की, वो बात करते हैं हमारे आदिवासियों की, लेकिन दिग्विजय सिंह जी को खुद चाहिए कि वो दलितों के सम्मान में हट जाए मैदान में, और वो तो मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के कई पदों पर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने आप को विश्राम देकर और फूल सिंह बरैया को लाना चाहिए। और ये जनता देख रही है, चंबल और ग्वालियर संभाग में फूल सिंह बरैया अनुसूचित जाति के बड़े लोकप्रिय नेता हैं। यदि उनकी उपेक्षा कांग्रेस करेगी तो उसका माकूल जवाब वहां की जनता देगी, पूरे मध्य प्रदेश की जनता देगी। और दिग्विजय सिंह तो मैं समझता हूँ, दिग्विजय सिंह को इस बात को निश्चित तौर पर प्रदीप लारिया जी, कांग्रेस की ये तैयारी भी है कि उनको बड़ा नेता बनाएंगे उपचुनाव में, दलितों का बड़ा नेता बनाकर टिकट देने की तैयारी भी है, इस पर भी है आपकी नजर? अरे राज्यसभा भेजना चाहिए,
टिकट विधानसभा का जब राज्यसभा है तो राज्यसभा में उनको निर्वाचित करना चाहिए। दिग्विजय सिंह को हटना चाहिए, जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह को अपने आप मैं समझता हूं कि इस बात के लिए अपना बड़ा मन बनाना चाहिए, अपने आप को विश्राम देना चाहिए और फूल सिंह बरैया जी को आगे लाना चाहिए। चलिए इस पर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर अशोक जी आपसे पूछ लेती हूँ, क्या कहेंगे आप कि जो अभी जो जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे हैं, कुछ दिन पहले चौधरी राकेश सिंह ने भी ये कहा था कि दिल बड़ा रखना चाहिए दिग्विजय सिंह को और फूल सिंह बरैया जी को आगे बढ़ाना चाहिए। ये प्रदीप जी ऐसी बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा ही था तो क्षेत्र से महाराज की जगह पर उन्होंने अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का व्यक्ति को क्यों नहीं चुना? ये तो और बड़े हो जाते। अगर एक अनुसूचित जनजाति और एक अनुसूचित जाति का अगर कोई हो जाता तो उनको भी रहने दीजिए। महाराज को रखने के बाद में ये कहने का उनके पास में कोई हक नहीं है। अभी की स्थिति जो हम राजनीतिक परिदृश्य और ये सारी चीजें देखते हुए अभी की स्थिति में जो पार्टी हमारी जो निर्णय लेगी वो सर्वसम्मति से होगी, जिसमें फूल सिंह बरैया जी को भी साथ में शामिल करके निर्णय हुआ है। चलिए अब हमारे साथ नीलांशु जी भी जुड़ गए हैं। आप क्या कहेंगे, हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं राजनीति में सामंतवाद की? नहीं, राजनीति में कोई सामंतवाद नहीं। किस सामंतवाद की बात कर रहे हैं? जो आरोप है बीजेपी का, बीजेपी का आरोप है कि राज्यसभा में जो चुनाव होने उसमें दिग्विजय सिंह को प्रायोरिटी क्यों दी गई है और फूल सिंह बरैया का नाम नीचे रखा गया है। तो बीजेपी का तो काम ही आरोप लगाना है। अपने गिरेबान पे झांक के देखें कि कौन सामंतवादी है, कौन सामंतवादी नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी है और ये तो पार्टी का निर्णय होता है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका निर्णय होता है कि किसको क्या करना है। ये इन बातों को राजनीतिक रूप देना ठीक नहीं है। अपने गिरेबान पे झांक के देखें कि कौन सामंतवादी है, कौन सामंतवादी नहीं है। नहीं, अभी कुछ दिन पहले चौधरी राकेश सिंह ने भी ये कहा था कि दिग्विजय सिंह को कहीं ना कहीं अपना दिल बड़ा करना चाहिए। बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, दिल बड़ा रखें और फूल सिंह बरैया को आगे बढ़ाएं। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, इन बातों पे नहीं जाना चाहता मैं। ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो तय करती है वही निर्णय सर्वसम्मत से हम कार्यकर्ता मानते हैं उसको, और हम लोग वही निर्णय मानते हैं जो हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी और हमारे कमलनाथ जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तय करते हैं, वही चीजें मानी जाती हैं। अब मैं खुद हम सवाल करते हैं कि भाई आप दीपक जोशी जी को क्यों नहीं टिकट दे रहे हो, पारुल साहू जी को क्यों नहीं टिकट दे रहे हो, मीटिंग्स में नहीं आ रही है, तो ये तो पार्टी के उनके अंदर का मामला है। चलिए प्रदीप जी से जवाब ले लेती हूँ, जो आपने सवाल अभी रेस किए, प्रदीप जी आप क्या कहेंगे? देखो, ये कहना, नीलांशु जी हमारे बड़े संजीदा विधायक है, सक्रिय विधायक है, और ये कहना कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, थोड़ा सा विचार कर लें। जवाहरलाल नेहरू जी से चली थी ये पार्टी, इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी, और फिर उसके बाद अभी राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी। एक परिवार में सिमट के रह गई है, परिवार तक सीमित। लोकतंत्र नाम का कोई विषय कांग्रेस के अंदर नहीं रह गया। जो गांधी परिवार तय करेगा वही लोकतंत्र इस कांग्रेस के अंदर है। और मैं समझता हूँ लोकतंत्र यहाँ दिग्विजय सिंह जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बंटाढार करने के लिए तुले हुए हैं, कांग्रेस की सरकार इन्होंने गिरा दी। मैं समझता हूँ एक परिवारवाद के रूप में कांग्रेस चल रही है, लोकतंत्र वहां समाप्त हो गया है। आज कांग्रेस का आम कार्यकर्ता भी इस बात में छटपटाहट में है कि ये कब गांधी परिवार से मुक्ति हो, कब दिग्विजय सिंह से मुक्ति हो और नए नेतृत्व के रूप में आए। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अंदर बहुत अंतरकलह है और उसी का परिणाम ये है कि कांग्रेस धीरे धीरे सिमटती जा रही है। चलिए अंतरकलह की बात है तो अंतरकलह तो बीजेपी में भी है। मनोज जी आखिरी में कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। हालांकि हम लोगों ने बात की तीनों नेताओं से, तीनों नेताओं ने इसका जवाब तो नहीं दिया कि दिग्विजय सिंह क्यों, फूल सिंह बरैया क्यों नहीं। वहीं पे बीजेपी में अगर बात करें तो उन्होंने भी नहीं कहा, बताया कि महाराज क्यों और सुमेर सिंह क्यों नहीं। देखिए, इसका जवाब नहीं मिलेगा। जैसा हमने आपसे शुरू में कहा, दोनों नेता यही कहते रहे कि जो पार्टी तय करेगी, लेकिन जब बाहर बात होती है, राज्यसभा की बात नहीं होती, तो फिर अंदर खानों से खबरें आती कि दलित को मौका क्यों नहीं, आदिवासी को मौका क्यों नहीं। तो ये चलता रहेगा सियासत में। सामंतवाद एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर लंबी चर्चा है और ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति नहीं हो। सामंतवाद का मतलब ही है, दिग्विजय सिंह के साथ हजारों लोग जुड़े हैं, सिंधिया के साथ हजारों लोग जुड़े। आप देखिए, एक कहने पर 22 लोग छोड़कर आ गए, भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम लिया। तो ये रुकने वाला नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन इस चुनाव का असर उपचुनाव में जरूर दिखाई देगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से आप लोगों ने शार्प एट 7 में हिस्सा लिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से अभी मनोज जी ने जो है पूरा समअप किया है, जिस तरह से कहा है कि देखिए सामंत राजनीति में सामंतवाद है,
ये जो है ये बहुत गहरा विषय है, लंबा विषय है, और इसमें जो चर्चा है हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते, ना तो इसमें कोई कंक्लूजन आएगा, क्योंकि ये इसकी जड़ें जो हैं अभी से नहीं है, बहुत उस समय से चली आ रही है, जब से पॉलिटिक्स है, जब से राजनीति है। और मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों अगर हम बात करें तो राज्यसभा जो है उस पर पूरा फोकस है। पहले इसलिए था कि सिंधिया इसके कारण रूठ के चले गए, अपनी पार्टी छोड़ दी उन्होंने। अब इसलिए है कि 3 सीटें हैं और 3 में जो है ये महाराज एक तरफ है तो दूसरे तरफ राजा साहब है, दिग्विजय सिंह है, और दोनों जो नेता हैं चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, तो उनमें से कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है संख्या के बल पे तो बीजेपी ही जीत पाएगी। लेकिन जिस तरह से पूरा माहौल बन रहा है तो उस पे आरोप प्रत्यारोप ये सब तो अभी चलता ही रहेगा। राज्यसभा चुनाव तो अगले हफ्ते हैं, उसके बाद फिर उपचुनाव है, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। शार्प एट 7 में आज इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?